नमस्कार और स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर ध्वनि यानी साउंड को एकदम शुरू से आखिर तक समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आवाज आखिर बनती कैसे है, चलती कैसे है और इसकी क्या-क्या खासियतें होती हैं। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ध्वनि का उत्पादन यानी प्रोडक्शन कैसे होता है। फिर हम जानेंगे कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह चलती कैसे है। इसके बाद हम ध्वनि तरंग के अलग अलग गुणों यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और आखिर में ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और उसके कुछ कमाल के यूजेस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ध्वनि का उत्पादन। तो सवाल यह है कि ये जो आवाज हम सुन रहे हैं ये पैदा कहाँ से होती है? इसका सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल कारण क्या है? आइए पता लगाते हैं। हर आवाज, हर साउंड की जड़ है कंपन यानी वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज बहुत तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलती है तो हम कहते हैं कि वो कंपन कर रही है। और एक बात गांठ बांध लीजिए कि बिना कंपन के ध्वनि पैदा हो ही नहीं सकती। यही इसका मूल सिद्धांत है, अ गोल्डन रूल। अच्छा, हमारे चारों तरफ कंपन के हजारों उदाहरण हैं। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जब कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, या हम गिटार का तार छेड़ते हैं, या फिर एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ देते हैं, इन सभी सिचुएशंस में वाइब्रेशन होता है और उसी से साउंड पैदा होती है। ठीक है, तो अब आवाज पैदा तो हो गई, पर वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? तो चलिए अब साउंड के ट्रैवल करने के तरीके को समझते हैं और इसके लिए हमें माध्यम यानी मीडियम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, मतलब एक यांत्रिक तरंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे चलने के लिए किसी न किसी सहारे की, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये माध्यम हवा, पानी या कोई ठोस चीज भी हो सकती है। और हाँ, इसीलिए ध्वनि वैक्यूम में यानी जहां हवा भी नहीं होती वहां ट्रैवल नहीं कर सकती। अब ये जो तरंगे होती हैं ना, ये भी दो तरह की होती हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें कण तरंग की दिशा के 90 डिग्री पर यानी ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव आगे कैसे बढ़ती है? सोचिए, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने आगे की हवा को धक्का देके दबा देती है, जिससे एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। इसे हम कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। फिर जब वो चीज पीछे हटती है तो वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसे हम कहते हैं विरलन या रेरिफैक्शन। और बस यही कंप्रेशन और रेरिफैक्शन की सीरीज आगे बढ़ती जाती है और साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी की आवाज पतली होती है, किसी की भारी, कोई आवाज बहुत तेज होती है तो कोई बहुत धीमी? ऐसा क्यों? ऐसा होता है साउंड वेव की कुछ खास प्रॉपर्टीज यानी अभिलक्षणों की वजह से। चलिए अब इन्हीं गुणों को समझते हैं। किसी भी साउंड वेव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसकी 5 मेन प्रॉपर्टीज को जानना होता है। ये हैं तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल टाइम पीरियड, आयाम एम्पलीट्यूड और वेग वेलोसिटी। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है तरंगदैर्घ्य, जिसे हम ग्रीक लेटर लैम्डा यानी लैम्डा से दिखाते हैं। ये दो लगातार कंप्रेशंस या दो लगातार रेयरफैक्शंस के बीच की दूरी होती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक पूरी वेव की लंबाई है और इसे हम मीटर में नापते हैं। अब आती है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं। इसको हम हर्ट्ज यानी HZ में नापते हैं। इसी से जुड़ा है आवर्तकाल या टाइम पीरियड T। ये एक वेव को पूरा होने में लगने वाला टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है यानी T = 1/ν। अब जो असली मजा है वो इन प्रॉपर्टीज को सुनने में है। देखिए, आवाज का तारत्व यानी पिच उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई पिच्ड यानी तीखी आवाज जैसे मच्छर की आवाज, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी लो पिच्ड यानी भारी आवाज जैसे शेर की दहाड़। दूसरी तरफ आवाज की प्रबलता यानी लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड से तय होती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही तेज आवाज। और अब इन तीनों चीजों वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच एक मास्टर फॉर्मूला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति के, यानी v = λ/ν।
इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पक्का आते हैं। अच्छा, जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है या लाइट शीशे से रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही साउंड भी किसी सॉलिड सरफेस से टकराकर लौटती है। इसी को कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। चलिए देखते हैं कि इसके क्या-क्या नतीजे होते हैं। साउंड का रिफ्लेक्शन भी लाइट की तरह ही दो पक्के नियमों को फॉलो करता है। पहला नियम यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा नियम कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सिंपल। रिफ्लेक्शन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है वो है प्रतिध्वनि यानी एको। जब हम किसी पहाड़ी पर या बड़े से खाली कमरे में चिल्लाते हैं तो अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद फिर से सुनाई देती है। ये कुछ और नहीं, बस हमारी ही रिफ्लेक्टेड साउंड होती है। लेकिन एक साफ एको सुनने के लिए कंडीशन है। बात यह है कि कोई भी आवाज हमारे दिमाग पर लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है, तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड को अलग-अलग सुनने के लिए उनके बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। अब हवा में साउंड की स्पीड लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करने पर पता चलता है कि एक साफ एको के लिए आवाज करने वाले और दीवार के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए। रिफ्लेक्शन का एक और इफेक्ट है अनुरणन यानी रिवर्बरेशन। जब किसी बड़े हॉल में आवाज बार बार दीवारों से टकराकर गूंजती रहती है, उसे ही रिवर्बरेशन कहते हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम साउंड को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, जिसे इंसान सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड होती है इंफ्रासाउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली होती है अल्ट्रासाउंड, जिसे हम नहीं सुन सकते। और इसी अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि के रिफ्लेक्शन के कुछ बहुत ही शानदार यूजेस हैं। सबसे फेमस है सोनार, जिसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसे जहाजों में समुद्र की गहराई नापने या पानी के नीचे छुपी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चमगादड़ भी रात में उड़ने और अपना शिकार पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की तस्वीरें बनाने में भी यही टेक्नोलॉजी काम आती है। तो चलिए फटाफट पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है। ये एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है जो मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाकर चलती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, जिनसे आवाज का पिच और लाउडनेस तय होता है। साउंड रिफ्लेक्ट होती है, जिससे एको और रिवर्बरेशन बनते हैं। हमने सुनने की रेंज देखी, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, और आखिर में हमने अल्ट्रासाउंड के यूजेस देखे, जैसे सोनार और मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो ये था हमारा ध्वनि यानी साउंड चैप्टर का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें रिवाइज करते रहिए और V = λ n फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बस पढ़ते रहिए।